So we'll go ahead with next topic, that is self inductance. Actually self inductance तो एक सिर्फ कोएफिशिएंट है, बट इन रियलिटी हमको सीखना है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस ये एक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। वी विल सी व्हाट इज दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो द ओरिजिनल आइडिया इज अबाउट सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या है? बहुत बहुत इजी आइडिया है। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट। अब तक हमने जो भी फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखे थे उसमें एक कम से कम एक कॉइल और एक मैग्नेट था। व्हेन यू मूव कॉइल एंड मैग्नेट रिलेटेड टू ईच अदर, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कॉइल का खुद का नहीं है, वो फ्लक्स किसका है? मैग्नेट का है। या फिर जब आप दो कॉइल लेते हो तो एक कॉइल होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ आप कनेक्ट करते हो बैटरी, रियोस्टेट रहा तो रहा, नहीं तो एक की तो होता ही है। तो ये जो प्राइमरी कॉइल है इसका रोल क्या है? इसका रोल है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में आपने एक करंट का सोर्स लगा के रखा था बैटरी, तो करंट फ्लो होगा कॉइल में से। तो करंट जब फ्लो होता है कॉइल में से तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड होता है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल इज केप्ट वेरी क्लोज टू द प्राइमरी। मतलब प्राइमरी कॉइल का रोल सिर्फ इतना है टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी। लेकिन इमेजिन हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के आसपास में कोई दूसरा कॉइल नहीं है। रिमेंबर, we have just one coil and there is no other coil near to this coil। और हमने इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी। वी आर कनेक्टिंग अ बैटरी टू दिस कॉइल और एक की लगा दिया इसको। तो यू हैव कनेक्टेड अ बैटरी टू दिस बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी है, ये कनेक्ट कर दिया और इसको एक की लगा दिया। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, प्लस माइनस, एंड यू हैव अ की हियर के, दिस इज ईएमएफ ई। तो जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, as soon as you close this key, current will start flowing through this coil। और याद रखना, even though it is a DC source, लेकिन सपोज अगर मेरे पास एक सेल है, इसका करंट कैपेसिटी मैक्सिमम करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है, तो की क्लोज करते से डायरेक्टली 0 से 10 नहीं जाता है। इट गोज फ्रॉम 0 to 10 रैपिडली, लेकिन इट डज नॉट गो डायरेक्टली फ्रॉम 0 to 10। 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसा करते 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 वो हो जाएगा 10 एम्पियर। मतलब व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट बढ़ने लगा कॉइल में से, तो कॉइल में से जैसे करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स बिल्ड हो रहा है, तो फ्लक्स इज गेटिंग डेवलप्ड हियर। और ये फ्लक्स, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो ये फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ना मतलब फ्लक्स का चेंज होना। और जब भी फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंजेस, क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। तो रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग। तो हमारे पास एक कॉइल था, एक ही कॉइल है हमारे पास, भी है वन कॉइल। उसी कॉइल में करंट चेंज हुआ, उसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ, और उसका फ्लक्स खुद के साथ ही लिंक था, तो खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इसको बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। तो कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल, अच्छे से समझ लो एक बार। एज यू सी, यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है, कोई दूसरा कॉइल नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि फैराडेज के जो एक्सपेरिमेंट थे वो कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें कम से कम एक मैग्नेट, एक कॉइल या तो दो कॉइल चाहिए। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्टली एक ही कॉइल है, कोई और कॉइल नहीं है। उसी कॉइल में करंट चेंज हुआ है, उसी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, उसी का फ्लक्स चेंज हुआ है, खुद के साथ खुद का फ्लक्स लिंक्ड है। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ इटसेल्फ चेंजेस, हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, राइट। इसको बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब कॉइल ने खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस कर दिया। इंस्टेड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन सम अदर कॉइल, इट इज इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ। तो बेसिक आइडिया भी क्लियर करते जाएंगे। तो व्हेन द करंट in a coil changes, when the current in a coil changes,
changes its magnetic field, its magnetic field, and hence magnetic flux changes, and hence magnetic flux changes. This flux induces, this flux मतलब this change in flux, तो change in flux बोलोगे तो better, this change in flux induces an EMF, induces an EMF in the coil. This phenomena is known as self-induction. This phenomena is known as self-induction. Is known as self-induction, and the EMF induced, is known as self-induced EMF. Is known as self-induced EMF. Is known as self-induced EMF. सिंपल, तो आइडिया एकदम सिंपल है. हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल में जैसे ही की इंसर्ट किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट चेंज होने लगा, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. ये कॉइल का फ्लक्स खुद के साथ ही लिंक्ड है, तो खुद के साथ ही लिंक्ड है तो फ्लक्स चेंज हुआ, खुद का ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, इसको क्या बोलते हो? सेल्फ इंडक्शन. और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको क्या बोलते हो? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. वेल बाय द वे, किसी भी कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है ये डिपेंड करता है उसमें करंट कितना है. क्योंकि एज आई टोल्ड यू, हमने 10th चैप्टर में भी देखा था कि करंट डिसाइड्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तुम कोई भी इक्वेशन उठा के देख लो, आपको दिखेगा B इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/r μ0/2 I/r μ0/4 पाई I θ/r. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. तो फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल, is directly proportional to current in the coil. Total flux linked with the coil is directly proportional to current through the coil. फिर मैं यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं फ्लक्स से बोल रहा हूँ टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स क्यों? बिकॉज यू हैव टू नो दिस. तो किसी भी कॉइल में कितना फ्लक्स है ये डिपेंड करता है उसमें करंट कितना है. बिकॉज मोर द करंट मतलब मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. So therefore total flux phi is directly proportional to current I through the coil. तो इस कॉइल में जितना भी करंट होगा I, it will decide what is the total flux. Remember, मैं यहाँ टोटल फ्लक्स बोल रहा हूँ. फ्लक्स आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट. तो जब हम कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल में बहुत सारे टर्न्स है, तो हर एक टर्न में से फ्लक्स पास हो रहा है, हर एक टर्न में से फ्लक्स पास होगा. याद रखना, हम यहाँ पे जब फाइल लिखे हैं दिस इज टोटल फ्लक्स, बाद में मैं हर एक टर्न का फ्लक्स अलग से यूज करूंगा बाद में, अभी नहीं. तो दिस फ्लक्स फाई इक्वल टू Li, क्योंकि मुझे अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखना है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो आई विल राइट डाउन L, वेयर L इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसको आप बोलते हो known as self inductance, or coefficient of self induction, तो या तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो या उसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलो. तो अगेन द आइडिया रिमेन्स द सेम. एक कॉइल था, की क्लोज किया, करंट बढ़ने लगा, करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फ्लक्स चेंज हुआ, खुद के साथ फ्लक्स लिंक्ड है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ.
लेकिन खुद के साथ फ्लक्स लिंक्ड कितना है, प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फ्लक्स इक्वल टू Li where L is constant of proportionality known as self inductance or coefficient of self induction. तो therefore an EMF will be induced, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। an EMF will be induced in the coil, will be induced in the coil which is given by so EMF induced in the coil is given by E equal to minus d phi by dt। ये कहाँ से आया, ये लेंज लॉ से आया। लेकिन फाई क्या है हमारे पास, Li, फाई इज Li, L क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस L di by dt। ये आ गया आपके पास इंड्यूस्ड EMF इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूं, इफ वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज you can write down mod of E equal to L mod of di by dt. So therefore you will have L equal to mod of E upon mod of di by dt। मतलब आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हो एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। अब मैंने अभी तक सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा नहीं, बता दूँ वो भी, पहले तो ये समझ लो। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ induced EMF in a coil to that of rate of change of current in the same coil. So self inductance or coefficient of self induction is defined as कैसे डिफाइन करोगे, is defined as the ratio of induced EMF in a coil to that of rate of change of current in the same coil, to that of rate of change of current in the same coil। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू ऑलवेज राइट दिस इन द सेम coil, क्योंकि आगे जाके म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करना है जिसमें करंट एक कॉइल में चेंज होगा और EMF दूसरे कॉइल में इंड्यूस होगा। तो अब हमने सब लिख तो लिया, अभी सेल्फ इंडक्शन को भी डिफाइन कर देंगे। सो द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल इज डिफाइंड एज सेल्फ इंडक्शन। So the phenomena of production of induced EMF in a coil due to change in the current in the same coil is known as self induction, तो सेल्फ इंडक्शन आपको पता होना चाहिए। अब हमने क्योंकि सेल्फ इंडक्शन डिफाइन कर लिया, हमने सेल्फ इंडक्टेंस भी डिफाइन कर लिया, तो अभी ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट ऑफ एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज सिंपल है, ये वोल्ट में है, करंट एम्पियर में है, टाइम सेकंड में है, तो वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, तो इट इज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, उसको बोलते हो हेनरी, इज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर विच इज नोन एज हेनरी, और डिनोट करते हो कैपिटल एच से। यहां तक क्लियर, गुड। इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हो आप एल के, लेकिन वो मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो खुद को फाइंड करना चाहिए, तो यू शुड डू इट। अगला टॉपिक है एनर्जी ऑफ द सर्किट। अब वापस से ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, एनर्जी ऑफ द सर्किट आगे एक है, इसके बाद एक टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।
तो एनर्जी ऑफ अ सर्किट एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों सेम चीज है, दोनों के दोनों टॉपिक एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसलिए पहले मैं एनर्जी ऑफ द सर्किट पूरा बता दूंगा, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट्स है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी ऑफ द सर्किट। एनर्जी ऑफ द सर्किट, अब ये एनर्जी ऑफ सर्किट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, ये जो आइडिया था सेल्फ इंडक्शन का यहीं से आता है। देखो हो क्या रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर, तुमने जैसे ही की क्लोज किया, करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ। और ये जो करंट होता है इंड्यूस करंट, ये ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो ओरिजिनल करंट था उसने जो फ्लक्स जनरेट किया है, मान लो ओरिजिनल करंट की वजह से ये साइड नॉर्थ पोल बन गया और ये साइड साउथ पोल बन गया, ये ओरिजिनल करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जो इंड्यूस करंट है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। मतलब जो इंड्यूस करंट है वो ओरिजिनल करंट के मैग्नेटिक फ्लक्स को इजीली स्टैब्लिश होने देगा नहीं, इजीली बनने देगा नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये जनरेट होने के लिए क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा, और उस वर्क को आप बोलते हो एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो एक पूरा ब्रेन मैपिंग कर लो, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, अगर करना चाहे तो 2 घंटे में चैप्टर खत्म होता है, वेरी इजी। लेकिन व्हाट आई वांट दैट यू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट विल मैटर। आपको एग्जाम में समझ में आ ही जाएगा कि व्हाई आर वी स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिखना नथिंग, मैपिंग करो। की क्लोज किया, करंट इंक्रीज हुआ, हम इतना डिटेल लिखेंगे नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए करंट इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। जो करंट इंड्यूस हुआ ये ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जो ओरिजिनल करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मतलब ओरिजिनल करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द सर्किट, बिकॉज वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब एक्सप्लेन करते वक्त एज आई टोल्ड यू, मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, व्हाट वी विल जस्ट से हियर इज, तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया अगर आप देखोगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे, तो मैंने ज्यादा लिखा नहीं, मैंने बोला है व्हेन द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस and EMF is induced in the circuit. So when current in the circuit increases, when current in the circuit increases and EMF is induced in the circuit, is induced in the circuit. और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्न induces current in the circuit which is opposite to that of original current. This induced EMF produces, this induced EMF produces induced current, produces induced current which is opposite in direction, which is opposite in direction to the original current, in direction to the original current. इसका मतलब ये कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट करना है तो क्या होगा? वर्क डन। Therefore work has to be done in establishing the magnetic flux of the original current। और मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल करंट का पीक वैल्यू I0 है, तो ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है ये किसका है? मैक्सिमम करंट का है, क्योंकि करंट तो चेंज हो रहा था, तो करंट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, फाइनली मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, तो ये फ्लक्स किसका है? मैक्सिमम वैल्यू का है। Therefore work has to be done, work has to be done in establishing
magnetic flux associated with steady current I0, associated with steady current I0. तो जैसे हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स देखे थे, हर बार हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे करंट जीरो से कहाँ जा रहा है, पीक वैल्यू तक, I0 तक। तो डायरेक्टली तो नहीं गया, मैंने क्या बताया, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा। तो हर बार जो चेंज है इसको मैं बोलूंगा DI। तो हम बोल सकते हैं कि हम पहले फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट बाय स्मॉल अमाउंट DI, या फिर हम बोलेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल DT, क्योंकि अगर करंट मुझे स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज करना है तो टाइम इंटरवल भी स्मॉल है। तो दोनों ही अप्रोच सही है। तो आई विल से द वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल DT इज गिवन बाय वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल DT is given by, आपको याद होगा हमने कल के ही लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर कहीं तो लिखा था, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू dW बाई dt इक्वल टू E इंटू I। तो अगर आपको याद होगा वहां से हमको मिल गया था EI dt, याद है ये, याद है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल इज EI dt, पक्का। डू यू ऑल्सो रिमेम्बर कि E क्या है, हाँ, -L/di/dt। ये अभी अभी डिराइव किया हमने, थोड़ा टाइम पहले तो किया। ये देखो कहाँ गया, E इक्वल टू -L/di/dt। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you get dW equal to E is -L/di/dt और IDT, तो IDT dt कैंसल, dt कैंसल। therefore dW इक्वल टू -Li/di, ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल DT, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट बाय स्मॉल वैल्यू DI। दोनों में से एक चीज आप बोल सकते हो। तो अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड करना हो तो क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, देयरफॉर टोटल वर्क डन can be obtained by integration as तो total work done W will be integration over all small work done dW। कहां से करंट स्टार्ट हुआ था, जीरो वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू क्या है करंट की, I0 है। तो therefore total work done W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू I0, और dW क्या है, -Li/di, बराबर। तो therefore -L कांस्टेंट है, L तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, तो वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू I0 IDI। लेकिन IDI व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx x² 2, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन IDI I² 2। therefore W इक्वल टू -L I² 2 विद इन लिमिट 0 टू I0। therefore work done W इक्वल टू -L I0² 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वेशन नंबर 3। तो जो अगला टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो यहाँ तक सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज। व्हेन अ करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस एंड EMF is induced in the circuit, this induced EMF produces induced current which is opposite to that of original current. Work has to be done in establishing the magnetic flux associated with the steady current I0. Work done in small time interval is given by dW equal to EI dt, but E equal to -L di/dt। तो E की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे -L di/dt, IDT dt कैंसल, तो dW इक्वल टू -Li/di। तो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। तो फाइनली वर्क डन आ गया, यहां तक सेम रहेगा, तो यहां तक आपको याद रखना है। अब देन इसके बाद अब एक काम करते हैं, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज व्हाट इज वर्क डन।
एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इमेजिन अगर मैं आई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का अगर मैं 1 एम्पियर ले लेता हूँ, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट एज 1 एम्पियर, then you will have W equal to L by 2, W equal to L by 2, तो L equal to 2 times of W, तो L equal to 2 times of W। तो हमको ये सेल्फ इंडक्टेंस का और एक डेफिनेशन मिल गया, पहले भी एक है हमारे पास। क्या था पहला डेफिनेशन हमने डिफाइन किया ना, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम सर्किट, सेम कॉइल मतलब। तो self inductance is defined as the ratio of induced EMF in the coil to that of rate of change of current in the same coil। यहां से एक alternate definition मिल गया, self inductance is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux, क्योंकि यहाँ पे work done क्यों हुआ, to establish flux। लेकिन हमने L equal to 2W जब लिखा तो I नॉट की वैल्यू कितना लिया, 1। तो hence self inductance is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with 1 ampere current, उसको बोलते हो यूनिट करंट। तो अगर आप देखोगे नोट्स में वर्ड टू वर्ड मैंने ऐसा लिखा होगा, बिकॉज ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसको डिफाइन कर देंगे, डिफाइन कर दो, सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to twice the work done in establishing magnetic flux associated with unit current, in establishing magnetic flux associated with unit current, यहां तक क्लियर, गुड। अब अगला टॉपिक एक्चुअली सीक्वेंशियली मेरे ख्याल से इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड होगा सीक्वेंशियली, और उसके बाद होगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैं पहले लूंगा क्योंकि वो और ये एक ही चीज है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एनर्जी तो सर्किट ही है। क्यों, मैं बताता हूँ, आखिरी में बताता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे, सिर्फ टाइटल चेंज कर दूंगा मैं, दैट्स इट। तो वी विल जस्ट चेंज द टाइटल ऑफ इट। तो टाइटल था एनर्जी ऑफ द सर्किट, अब मैं बोलूंगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब सेम। When current in the circuit increases and EMF is induced in the circuit, this induced EMF produces induced current which is opposite to direction of original current, वो सब सेम है। उसके बाद therefore work has to be done in establishing the magnetic flux associated with steady current। Work done in small time interval dt is equal to dw equal to ei dt, E equal to minus L di by dt। From equation 1 and 2 you get dw equal to minus L I di, बराबर। उसके बाद therefore total work done can be obtained by integration। तो अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट कहां से कहां तक, जीरो करंट से मैक्सिमम करंट तक। तो इफ यू वांट टू find out what is total work done, you have to integrate from zero current to maximum current I0। यहां तक सेम है, एक्चुअली यहां तक सेम है। न्यूमेरिकली वर्क डन इक्वल टू L I0 square by 2। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वर्क डन हमेशा ही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने अब तक 6 केसेस में पोटेंशियल एनर्जी देखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जीज ये वर्क डन से ही आते हैं। तो जहां भी वर्क डन होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर होता है, क्योंकि वर्क कैन मतलब एनर्जी है,
so which can neither be created nor be destroyed. So this work done is stored in the magnetic field. This energy, मतलब this work is stored in the magnetic field and is known as energy of the magnetic field, या फिर is known as magnetic energy and is known as magnetic potential energy. Magnetic potential energy. Therefore, सिर्फ यही अलग है, वर्क डन इक्वल टू यूबी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू सफिक्स ई से डिनोट करोगे क्योंकि वहां चार्जेस में एनर्जी स्टोर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है. डन, खत्म, इतना ही है. Li0²/2 हो गया, डेरिवेशन खत्म. तो इतना इजी था, काम था. इसका अगला टॉपिक जो है एनर्जी डेंसिटी, वो और ये भी कनेक्टेड है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी ऑफ फील्ड ये डिराइव करने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. तो एक्चुअली जो मैंने ये डेरिवेशन किया है ना, ये सारा कौन सा, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्चुअली सोलेनॉइड के लिए है. सोलेनॉइड और कॉइल में क्या फर्क है? कुछ भी तो फर्क नहीं है. तो पिछला कॉइल था, ये क्या है? सोलेनॉइड है. तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दूंगा और थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा. तो एनर्जी स्टोर्ड का जब मैं इक्वेशन डिराइव कर रहा था तो रियलिटी ये था कि हमारे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है. एक सोलेनॉइड है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. तो मैं एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दूंगा यहाँ पे. कंसिडर अ सोलेनॉइड of length L and cross sectional area A और आपको पता है सोलेनॉइड के ऊपर क्या होता है? वाइंडिंग होता है. वाइंडिंग को क्या बोलते हो? कॉइल बोलते हो. खत्म. व्हेन द करंट इन द सर्किट, मतलब इन द कॉइल इंक्रीजेस. डन. बाकी सब कुछ सेम. तो ये जो एनर्जी स्टोर हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी, ये किस में स्टोर हुआ? ये सोलेनॉइड में स्टोर हुआ और ये सोलेनॉइड के पूरे वॉल्यूम में स्टोर हुआ. फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए जो भी वर्क होगा ये सोलेनॉइड के अंदर स्टोर हो जाएगा एनर्जी. इसको बोलोगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. कहाँ स्टोर हुआ? ये सोलेनॉइड में स्टोर हुआ. एनर्जी डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी. मैंने आपको ऑलरेडी 3 टाइप की डेंसिटी बताई है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम. इसमें भी मैंने दो टाइप पहले बता के रखे हैं. 1 मीटर में कितना चार्ज, उसको बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी. एक एरिया में, यूनिट एरिया में कितना चार्ज, उसको बोलते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी. एक वॉल्यूम में कितना चार्ज को बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. बराबर. फिर मास डेंसिटी भी डिफाइन किया था. 1 मीटर में कितना मास, लीनियर मास डेंसिटी. यूनिट एरिया में कितना मास, सरफेस मास डेंसिटी. और यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी. डेंसिटी मतलब 1 मीटर में या 1 मीटर स्क्वायर में या 1 मीटर क्यूब में कितना क्वांटिटी है. तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, यूनिट लेंथ में कितना एनर्जी, तो लीनियर एनर्जी डेंसिटी. 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी डेंसिटी. बराबर. और यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, तो वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी. लीनियर और सरफेस एनर्जी डेंसिटी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि एनर्जी कभी भी स्टोर होता है वॉल्यूम में. तो हम इन जनरल क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे है ही एक टाइप एनर्जी, वॉल्यूम डेंसिटी. इसलिए वहां पे क्या लिखा है? एनर्जी डेंसिटी. तो हमको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने से पहले हमको इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड पता होना चाहिए, क्योंकि उसका यूज है. तो we will first derive what is inductance of a solenoid. और इसको एकदम सिंपल ही रखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल होगा. तो हमारे पास क्या है? एक सोलेनॉइड है. व्हाट वी हैव इज अ सोलेनॉइड.
तो हमारे पास एक सोलेनोइड है, वी हैव अ सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के ऊपर वाइंडिंग्स है, हर एक सोलेनोइड के कोर के ऊपर वाइंडिंग होता है। उस वाइंडिंग से क्या पास करते हैं हम लोग, करंट पास करते हैं, और करंट क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे वाइंडिंग्स है, एक्सट्रीमली सिंपल, करंट इज आई। तो पहले जो दिखता है ना वो एक्सप्लेन कर देना। आप लोगों का प्रॉब्लम लिखने का है वो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लिखना, इट्स नॉट अ बिग डील। एग्जाम में लिखना कैसे है, जरूरत क्या है ऐसा आप क्या करते हो, रटते हो। रटना इज सबसे बैड थिंग। जो स्टार्ट विद डायग्राम, बिकॉज इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट इज टू बी रिटन। सोलेनोइड है, उसके ऊपर कॉइल है, हर एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। एक्सप्लेन कर दो। कंसिडर अ कॉइल solenoid, consider a solenoid of length L, and cross sectional area A, let n be the total number of turns, in the winding of solenoid, and I be the current through it, क्लियर। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, जब हम लोग सेल्फ इंडक्शन देख रहे थे, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एन नहीं, आई, आई एन भी है, एन बाद में आएगा, लेकिन पहले आई। वी नो दैट total flux is, so total flux phi is proportional to I, so total flux phi is equal to Li। लेकिन मान लो हमारे पास फ्लक्स विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो 10th नंबर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, एक भी चैप्टर छोड़ा तो अगला समझ में नहीं आता। क्योंकि जब तुमने सोलेनोइड में से करंट पास किया था, सोलेनोइड की वाइंडिंग से करंट पास किया था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था कहाँ पे, नियर द एक्सिस, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड नियर द एक्सिस इज अलोंग द एक्सिस। सोलेनोइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग द एक्सिस है। तो अगर मैं किसी भी एक टर्न को कंसिडर करता हूं, तो हर एक टर्न में से क्या पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या पास हो रहा है, फ्लक्स। तो हर एक टर्न का फ्लक्स कितना, फाई बी, फाई सफिक्स बी। तो वो जो मैंने फाई लिखा वो क्या था, वो टोटल फ्लक्स था। वो क्या था, वो टोटल फ्लक्स था। तो टोटल फ्लक्स, मुझे एक बात बताओ, सिंपल केस, सपोज हर एक टर्न में से फ्लक्स फाई बी है। एक टर्न है तो कितना फ्लक्स, फाई बी। दो है तो कितना, तीन है तो कितना, 10 है तो कितना, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितने, एन फाई बी। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, एन फाई बी। So total flux in this case here is n phi b, बराबर। तो टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन टोटल फ्लक्स क्या है, n phi b, और टोटल फ्लक्स इज Li, तो n phi b क्या है, इक्वल टू Li। Therefore n phi b इक्वल टू Li, इक्वेशन नंबर 1। n हमने पहले ही बता दिया क्या है, हाँ, लेकिन phi b बताया क्या नहीं, तो बता दो, वेयर phi b इज flux through each turn, it is flux through each turn, flux passing through each turn, बराबर, यहाँ तक क्लियर। और L तो पता ही है, L इज सेल्फ इंडक्टेंस। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोल सकते यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे हमने वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इट इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो इट इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ तक क्लियर।
क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। बट अगर आपको याद होगा, यू शुड रिमेंबर स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बराबर? गलत बोला, बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पे कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस है और स्मॉल l लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल l। therefore n इक्वल टू स्मॉल n इंटू l। therefore ये जो n5b है, n5b, उसमें ये n क्या है, nl, और 5b क्या होता है, b बार डॉट a बार। तो therefore n5b इक्वल टू NLBA cos ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू है 0। क्यों 0? क्योंकि ये एरिया था, ये तुम कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे ले लो, ये एरिया था कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अलोंग द एक्सिस, और किसी भी टर्न का, किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, उसी को नॉर्मल ड्रॉ करके। तो कितना आया, 0 एंगल। तो यहाँ पे एंगल 0 क्यों है, क्योंकि एरिया एलिमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या है, सेम। तो सिंस बी बार एंड ए बार हैज सेम डायरेक्शन, यहाँ तक क्लियर। therefore n5b equal to nlba, cos of 0 is 1, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन उससे पहले n5b equal to nl, do you remember mu 0 ni? वेरी गुड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर नंबर 10 में तुमने फाइंड किया है। सिंस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है mu 0 ni। तो दैट इज वेयर आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि पिछला भूल के चलेगा ही नहीं। तुम बोलोगे पिछला छोड़ दिया, ऑप्शन में छोड़ दिया, तो ये समझ में नहीं आएगा। n5b इक्वल टू nl म्यू 0 ना। तो देखो अब क्या है, n इंटू एन, एन स्क्वायर, तो म्यू 0 n इंटू एन, एन स्क्वायर, l l i a, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है सेम। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will have li इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर l i a। i और i कैंसल हो गया, और ये जो स्मॉल l है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ। तो कैपिटल L बाय स्मॉल l इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर a। इसको आप बोलते हो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। दिस इज नोन एज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। और ये इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हमको एनर्जी डेंसिटी के लिए लगने वाला है। व्हाट इज दिस, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्लियर यहां तक, सिंपल, गुड। देन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। क्या लिखा है टाइटल में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो वापस आपको डायग्राम दिया होगा सोलेनॉइड का, दिया है क्या, यस, जस्ट अ मिनट। तो इसका आ गया सैचुरेशन, इट इज टेलिंग मी टू स्टॉप बट आई वोंट स्टॉप। ओके, हाँ, दिस इज व्हाई इट हैपेंस बिकॉज दिस इज लास्ट पेज, तो होता है ये। फाइन, एनीवेज वो होता रहेगा। तो अभी खत्म तो करना ही पड़ेगा आज, खत्म कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में। चलो, ओके, ये भी वो आ गया यहाँ पे अब फाइनली। ओके, गुड। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे ये टॉपिक, तो इस टॉपिक में वापस से व्हाट यू विल फाइंड हियर इज डायग्राम वही है, क्या दिया है, सोलेनॉइड दिया है। और मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि थ्योरी में लिखने वाला नहीं हूँ, सिंपल है। सिर्फ तुम क्या बोलोगे इस केस में,
Consider a solenoid of length L and cross-sectional area A with total number of turns N. We know that energy stored is given by. What is the energy stored in this case? Magnetic energy stored is given by, क्या होता है? UB equal to क्या था? 1/2 L/I0 square. यह है एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड. हमको ऑलरेडी पता है, हमने डिराइव किया. हमको चाहिए एनर्जी डेंसिटी. व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? मैंने अभी इतनी बार बताया आपको. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. इसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल यू से. तो स्मॉल यू मतलब कौन? एनर्जी डेंसिटी. यू भी कितना है? हाफ L/I0 square. And what is volume of the solenoid? Volume of cylinder. Volume of cylinder is A into L. So volume of cylinder is A into L. So UB equal to 1/2 I0 square by A कैपिटल L अपॉन, एग्जैक्टली इसके लिए मेरे को चाहिए था कैपिटल L बाय स्मॉल. कितना है? म्यू जीरो n स्क्वायर A. तो देयरफॉर, वैसे बाय द वे इसको मैं आगे भी लिख सकता था. आई कुड हैव रिटन A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. A क्या है? पाई आर स्क्वायर है. R क्या है? D/2 का स्क्वायर है. तो इसी को आप लिख सकते हो म्यू जीरो n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. इसी को लिख सकते हो म्यू जीरो n स्क्वायर पाई d स्क्वायर बाई 4, क्योंकि रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2. बराबर. बराबर. क्या एरिया क्या आता है? एरिया क्या आता है बताओ तो मुझे, क्या आता है एरिया? देन यू हैव एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू UB इक्वल टू 1/2 I0 स्क्वायर बाई A. कैपिटल L बाई स्मॉल l इज म्यू जीरो n स्क्वायर A. म्यू जीरो n स्क्वायर A. A और A कैंसल. Therefore UB equal to 1/2 म्यू जीरो n स्क्वायर I0 स्क्वायर. Can I write the same thing as multiply divide by म्यू जीरो? लिख सकते हैं. Yes. ऐसा क्यों लिखा? What is म्यू जीरो Ni? What is म्यू जीरो Ni? B. म्यू जीरो Ni0 का स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो. तो व्हाट इज म्यू जीरो Ni? B. 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू जीरो इनटू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर. सिंस मैग्नेटिक फील्ड B इज म्यू जीरो Ni0. म्यू जीरो Ni0. करेक्ट. राइट. तो अगर आपका ध्यान होगा तो आपको समझ में आएगा. मैं तो नहीं समझ में आएगा. हमने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड किया था और वो आया था हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर. तो फॉर्मेट सेम होता है. एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटर में है तो म्यू जीरो डिनोमिनेटर में है. एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में है तो म्यू जीरो न्यूमरेटर में है. यहाँ पे नीचे क्यों आया म्यू जीरो? क्योंकि वहां पे एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटर में था. हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो. कितना सिमिलर कॉन्सेप्ट है. मतलब एक चीज पता है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट तुमको पता है. राइट. दिस इज एनर्जी डेंसिटी, जिसमें आप सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो. बाकी तुमने कुछ नहीं किया. आपने क्या किया? आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी था, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करते गए. देन L/I इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू जीरो n स्क्वायर A था. A कैंसिल हो गया. फिर उसके बाद मैंने म्यू जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया फाइनल आंसर B स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू जीरो. सो दैट्स इट फॉर टुडे.